केरल के कन्नूर के एक छोटे से गांव से निकलकर रविंद्रन बाइजू इतना बड़ा एंटरप्रेन्योर, इतना बड़ा उद्योगपति कैसे बना? बाइजू एक छोटे से कोचिंग इंस्टीट्यूट से एक इतनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी कैसे बन गई? रविंद्रन गांव में बैठकर यह सपना देखता था कि मैं एक पढ़ाने का ऐसा तरीका इजाद करूंगा जो कि देश भर नहीं बल्कि दुनिया भर में माना जाएगा। मैथ से लेकर फिजिक्स, इसके साथ ही और भी कई सब्जेक्टों में उसने नए नए पढ़ाने के ट्रिक्स निकाले और वो ट्रिक्स सिर्फ अपने लिए ही यूज नहीं किए बल्कि बच्चों को उनसे पास करवाया और बहुत अच्छे मार्क्स दिलवाए। और क्या बाइजू कंपनी में कोई घोटाला हो रहा था या फिर सब कुछ साफ है? एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने बाइजू के ऊपर कोई रूटीन चेक के लिए रेड मारी है या फिर उन्हें सचमुच दाल में काला नजर आया है? बाइजू कंपनी ने विदेशों के 2800 करोड़ रुपए आखिर लिए क्यों थे? यह सबसे बड़ा सवाल है। और 2800 लिए ही नहीं बल्कि 9000 से ज्यादा करोड़ रुपए विदेशों को दिए भी। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने बाइजू के 3 ठिकानों पर छापा मारा है। बाइजू क्या है आखिर? आप जानते होंगे क्योंकि आईएएस, यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी करवाता है बाइजू। इसके साथ ही आईआईटी जेईई से रिलेटेड कोचिंग भी प्रोवाइड करवाता है बाइजू और कई तरह के कोर्सेज रिसेंटली बाइजू ने इंट्रोड्यूस किए थे। इसको चलाने वाले जो इसके फाउंडर हैं रविंद्रन बाइजू और उनकी पत्नी दिव्या गोकुलनाथ, उन्होंने काफी बड़े स्तर पर तरक्की की पिछले कुछ सालों में। दरअसल केरल के कन्नूर जिले के एक गांव का रहने वाला लड़का आखिर इतनी ऊंचाइयों पर कैसे पहुंच गया, ये एक लंबी कहानी है। माँ बाप उसके टीचर थे। जी हाँ, रविंद्रन बाइजू के माँ बाप टीचर थे। पिताजी फिजिक्स पढ़ाते थे और माताजी मैथ्स पढ़ाती थी। इसलिए उनका इंटरेस्ट था कि किसी भी तरह से अपने लड़के को अच्छे टीचर के तौर पर उसे नर्चर किया जाए, उसे आगे बढ़ाया जाए या फिर कैसे भी उसको एक अच्छी सर्विस में पहुंचाया जाए। और इसके लिए पढ़ना जरूरी था। जब वो स्कूल जाता था तो उस पर पढ़ने का दबाव बनाया जाता था और एक्सपेक्ट भी किया जाता था कि ये बच्चा अच्छे से पढ़ेगा, पर उसका उस पढ़ाई में मन नहीं लगता था क्योंकि वो परंपरागत तरीके से पढ़ा रहे थे। वो स्कूल से आता और जल्दी निकल आता और घर आकर पढ़ाई करता, घर आकर अच्छे से पढ़ाई करता। वो एक नया तरीका खोज रहा था कि क्या हम इस पुराने तरीके से निजात पा सकते हैं, क्या कोई एक नया तरीका जो इंटरेस्टिंग हो वो भी हो सकता है जिससे कि सभी बच्चे अच्छे से पढ़ें। और उसने शायद धीरे धीरे ऐसा कोई तरीका खोज भी लिया था। नया तरीका खोजने के बाद वो लगातार पढ़ता, अच्छे से उसने अपनी 10th की, फिर उसके बाद आगे की परीक्षाएं दी, उसमें भी उसके अच्छे नंबर आए। उसके बाद वो पहुंचा बीटेक करने। बीटेक उसने अच्छे इंस्टीट्यूट से की। बीटेक करने के बाद उसकी एक एमएनसी में नौकरी लग गई। रविंद्र की जब एमएनसी में नौकरी लगी, हर महीने तनख्वाह आने लगी तो लाइफ लगभग सेट हो चुकी थी। कोई टेंशन नहीं थी, हर महीने तनख्वाह घर पर आती थी और घर का एक बैलेंस तरीके से खर्चा चलने लग गया था। टेंशन पूरी तरह से दूर हो चुकी थी, पर मन में जो पढ़ाने का एक जज्बा था वो खत्म नहीं हुआ था। इसलिए वो अपने दोस्तों की मदद करने लगा। कुछ दोस्त जो कैट की तैयारी करते थे, सीएटी का एग्जाम जो होता था उसकी तैयारी करते थे, उनकी वो मदद करता। पढ़ाने में वो काफी अच्छा था और मदद के लिए जो ट्रिक्स वो बताता था, वो ट्रिक्स एक्वायर करके, वो सीख कर उन बच्चों ने, उन एस्पायरेंट्स ने आगे परीक्षा में अच्छा भी किया और लगभग सभी का कैट एग्जाम क्लियर हो गया। दोस्तों ने भी सलाह दी और मन में एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं खुद ही कैट का एग्जाम देकर देखूं। उसने तैयारी की। जब उसने पहली बार एग्जाम दिया तो उसके 100 परसेंटाइल नंबर आए। 100 परसेंटाइल नंबरों का मतलब यह था कि उसको देश के किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट में दाखिला मिल सकता था। बस फिर क्या था, वो एक बार फिर से अपने आप को आजमाना चाहता था। उसको लग रहा था कि शायद ये तुक्के से भी हो गया हो सकता है। एक बार फिर से रविंद्रन बाइजू ने एग्जाम दिया, फिर से 100 परसेंटाइल आ गए। इस बार वो श्योर था कि उसकी जो टेक्निक्स है, उसका जो पढ़ाने का तरीका है और जो पढ़ने का तरीका है और जो ट्रिक्स वो लागू करता है पढ़ाई पर, वो बहुत सही जा रही है। इसलिए उसको आगे प्रोफेशनली भी इसे देखना चाहिए। वो धीरे धीरे स्टूडेंट्स को पढ़ाने लगा और ज्यादा सीरियस हो गया, गंभीर हो गया। तो ये सिलसिला लगभग आगे बढ़ता चला गया। सिलसिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, पर नौकरी आड़े आ रही थी क्योंकि नौकरी में फिक्स्ड आवर्स में, घंटों में काम करना पड़ता था। सुबह से लेकर शाम तक काम करना पड़ता था और फिर उसके बाद वो पढ़ाता था। उसे लग रहा था कि उसे अब नौकरी छोड़ देनी चाहिए क्योंकि सही समय आ चुका है।
उसने नौकरी छोड़ दी। उसके बाद साल 2007 में प्रोफेशनली उसने पढ़ाना शुरू किया और अपना एक कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला, जिसके बाद बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स उसके पास आए। उसने उन बच्चों को कैट की तैयारी करवाई और उसके बाद यह सिलसिला आगे बढ़ता चला गया। पर इसी बीच एक लड़की जिसका नाम था दिव्या, दिव्या गोकुलनाथ ने उसे इंस्टीट्यूट में अप्रोच किया एज अ स्टूडेंट। वो पढ़ने के लिए आई थी वहां पर। दोनों के नैन मिले और उसके बाद दोनों में प्यार हो गया और साल 2009 में दोनों की शादी हो गई, जिसके बाद दोनों के 2 लड़के हुए। तो ये कहानी यहां पर नहीं रुकी। दिव्या ने रविंद्रन को आइडिया दिया कि आप इसको और ऊपर लेवल पर क्यों नहीं लेकर जाते, क्यों इसे एक बेसिक कोचिंग इंस्टीट्यूट बनाकर रखा हुआ है। इसके बाद ये आइडिया रविंद्रन को भी अच्छा लगा। उसने कहा इसे और बड़े लेवल पर लेकर जाएंगे और साल 2011 में उन्होंने बायजू की स्थापना की। साल 2011 में स्टार्ट किए गए इस बायजू नाम की कंपनी को, जो इसका कागजों में नाम है वो है थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड, इस तौर पर इस कंपनी की शुरुआत की गई। शुरुआत में बच्चे कम थे, मगर धीरे धीरे ये कारवां आगे बढ़ता चला गया और कारवां जैसे जैसे आगे बढ़ा तो इसमें लोग जुड़ते चले गए। 2015 में एक बायजू की ऐप भी लॉन्च की गई। उसके बाद 2017 में 2 और ऐप लॉन्च की गई। तो ये लगभग इंडिया में एक तरह से स्थापित हो चुका था कि आईएएस से लेकर आईआईटी, जेईई, कैट या और कोई एग्जाम हो तो उसकी तैयारी बायजू अच्छे से करवाता है। तो ये इंप्रेशन लेकर लगभग देश भर में हर कोई एस्पायरेंट जी रहा था। उसके बाद क्या हुआ कि 2011 जैसा हमने आपको बताया और 2023 तक, 2011 से 2023 तक बहुत बड़े स्तर पर इस कंपनी में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया, यानी विदेशों से बहुत बड़े स्तर पर इन्वेस्टमेंट की गई और वो इन्वेस्टमेंट लगभग 2800 करोड़ रुपए की थी। अब ये इन्वेस्टमेंट एक बड़ी इन्वेस्टमेंट है और जिसे कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट आमतौर पर देखता है। जिन भी कंपनियों में निवेश होता है या जो कंपनी बाहर विदेशों में निवेश करती है तो उसकी जो रजिस्टर है, अकाउंट्स है, इन्वेस्टमेंट कहां से आई, किसने की, क्यों की, क्या उस कंपनी की इतनी वर्थ भी है, तो ये चीजें चेक एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की ओर से की जाती हैं। इसी तरह से बायजू से भी इस तरह की पूछताछ या जनरल इंक्वायरी की जा रही है। इतना ही नहीं कि बायजू में सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं हुई, बायजू ने भी दूसरी कंपनियों में या फॉरेन में इन्वेस्ट किया है। बायजू ने 9,754 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट फॉरेन की कंपनियों में की है। इसके साथ ही अगर साल 2020 की बात की जाए तो साल 2020 में रविंद्रन बायजू और इसके परिवार की जो कुल मिलाकर कंपनी की नेटवर्थ है वो 2,942 करोड़ रुपए बताई गई थी। तो अब 2023 चल रहा है तो आप समझ सकते हैं कि ये नेटवर्थ बढ़ी ही होगी, कम नहीं हुई होगी। तो कुल मिलाकर ये सिलसिला 2017 तक हमने आपको बताया कि ऐसे ऐसे आगे बढ़ रहा था। 2019 में जब 2019 आया तो बायजू एक बहुत बड़े ब्रांड के तौर पर स्थापित हो चुका था और इतना बड़ा ब्रांड बन चुका था कि इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी जो है वो भी स्पॉन्सर बायजू ने की साल 2019 में। 2020 में बायजू ने एक टाइटल स्पॉन्सर के तौर पर इंडियन सुपर लीग को स्पॉन्सर किया और इसके साथ ही 2022 में फीफा वर्ल्ड कप में भी बायजू नजर आया मेन स्पॉन्सर के तौर पर। तो कुल मिलाकर ये 3 स्पॉन्सरशिप्स का मतलब ये था कि बायजू अच्छे प्रॉफिट कमा रहा था और इसके साथ ही ना सिर्फ देश में बल्कि दुनिया भर में स्थापित होने की कोशिश कर रहा था। 2022 में एक कॉन्ट्रैक्ट भी किया गया बायजू की ओर से कतर की एक कंपनी के साथ कि दोहा में एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफिस खोला जाएगा। इसके साथ ही एक एडटेक कंपनी खोली जाएगी। तो ये एक एग्रीमेंट हुआ। तो इसके साथ ही लगभग ये स्थापित हो गया था कि बायजू इंडिया में नहीं रहना चाहता, वो इंडिया के साथ ही दुनिया भर विश्व पटल पर अपना नाम फैलाना चाहता है या अपनी ब्रांचेस फैलाना चाहता है। इसके साथ ही इनका प्लान था कि फ्यूचर लर्निंग स्कूल्स विश्व के कोने कोने में खोले जाए, जिसमें से कुछ देशों के नाम दिए गए जैसे अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम जिसे हम यूके कह देते हैं, इसके साथ ही इंडोनेशिया, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे देशों में फ्यूचर लर्निंग स्कूल्स खोलने की बात की गई। इन स्कूल्स का एक टारगेट था कि जिस तरह से परंपरागत
पुरानी तौर की जो स्टडीज करवाई जाती हैं उससे कुछ हटकर स्टडीज करवाई जाएंगी, यानी कि लाइव और इंटरैक्टिव सेशन होंगे और उसी तरह की स्टडीज होंगी, यानी कि जो शिक्षा की प्रणाली थी उसको पूरी तरह से बदलने का एक आइडिया बायजू लेकर आया। अब इसके साथ साथ सिलसिला आगे बढ़ता चला गया। साल 2022 में एक नोटिस मिलता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स का, और हम बता दें कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स में खास तौर पर एक विंग भी बना हुआ है जिसे SFIO विंग कहते हैं, स्पेशल फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, जो कि विभिन्न कंपनियों द्वारा किए गए फ्रॉड पर नजर रखता है, निगरानी रखता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स का नोटिस मिला। उस नोटिस में कहा गया कि साल 2020 और 2021 के जो फाइनेंशियल ऑडिट्स थे वो हमारे साथ शेयर नहीं किए गए हैं, कृपया मंत्रालय के साथ वो ऑडिट्स शेयर किए जाएं। तो वो ऑडिट रिपोर्ट काफी दिन चले गए, महीने चले गए, वो शेयर नहीं की गई। 1 महीना हो गया, 2 महीना, 6 महीना, वो शेयर नहीं हुई। समय बीतता चला गया। उसके बाद जब समय ज्यादा हुआ तो आनन फानन में डेलॉयट कंपनी से ऑडिट करवाया गया, जो सही भी निकला। ऑडिट में कुछ गलत नहीं आया, काफी कुछ सही आया कि ऑडिट बिल्कुल सही किया गया था। पर जब ये सारा कुछ हुआ, इसी बीच एक विवाद हुआ। विवाद ये हुआ कि कुछ कर्मचारियों ने, कंपनी के कर्मचारियों ने कंपनी पर आरोप लगाना शुरू किया कि कंपनी गलत तरीके से काम करती है। उसके बाद नवंबर 2022 में खबर आई कि 5000 लोगों को बायजू से निकाला गया है, 5000 कर्मचारियों को निकाल दिया गया। इससे यह साफ हुआ कि कंपनी में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। जिस तरह से लग रहा था कि कंपनी बहुत अच्छे स्तर पर जा रही है, प्रॉफिट कमा रही है, इंटरनेशनली आगे राइज करने की कोशिश कर रही है, तो वो बात पूरी तरह से सच नहीं है। कुछ लोगों ने कहा कि 5000 कर्मचारियों को निकाला गया, कुछ लोगों ने कहा कि सिर्फ 1500 कर्मचारियों को निकाला गया, पर 1500 से 5000 के बीच का ये डेटा है, लोगों का ये मानना है। इतने कर्मचारियों को निकालना कोई छोटी बात नहीं थी। भारत में भी और विश्व में भी इसका एक अच्छा इंप्रेशन नहीं गया। तो कुल मिलाकर ये जो सब चीजें हुई, इसको लेकर कई बड़े सवाल खड़े हुए कि आखिर कंपनी में क्या कुछ चल रहा है। अब एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने क्यों कंपनी के ठिकानों पर रेड मारी? एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट दरअसल फेमा के तहत, जो भी कानून के तहत कंपनियों में कोई भी ट्रांजैक्शन विदेशों के साथ होता है तो उस पर नजर रखता है। तो एक रूटीन चेक भी हो सकता है, रूटीन चेक के तौर पर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट गई हो और अकाउंट्स चेक कर कर आ गई हो, मगर ये एक स्पेशल चेक भी हो सकता है, एक रेड भी हो सकती है। दरअसल एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट विदेशों के साथ, जिस तरह से हमने आपको पहले बताया कि लगभग 28,000 करोड़ रुपए का निवेश 2011 से 2023 के बीच में इस कंपनी में हुआ है, वो निवेश कहां से आया, किन लोगों ने किया, किस मंशा से किया और क्या लीगल तरीके से किया, क्या किन एंटिटीज ने किया और कितना उन एंटिटीज को शेयर दिया गया, क्या सही तरीके से दिया गया, इस तरह की जांच जो है वो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट कर रहा है। और जो बायजू ने विदेशों में निवेश किया है 9,754 करोड़ रुपए का, क्या वो निवेश सही है या फिर 2800 करोड़ रुपए की एवज में पैसे वापस किए गए हैं, ये भी चेक करने की कोशिश की जा रही है। तो कुल मिलाकर एक कंपनी जिसका साल 2020 में नेटवर्थ बताई गई थी 2,942 करोड़ रुपए और 2023 में तो उसकी नेटवर्थ काफी ज्यादा बढ़ गई थी, वो कंपनी सवालों के घेरे में आकर आखिर कैसे खड़ी हो गई। और बायजू की एडवर्टाइजमेंट ना सिर्फ टीवी, ना सिर्फ सोशल मीडिया, बल्कि जगह जगह पर सड़कों में भी और होर्डिंग्स के और बैनर्स के तरीके से भी आपको जगह जगह पर देखने को मिल जाती है। अब आगे इस मामले में क्या होगा वो हम आपको बताएंगे, मगर फिलहाल बायजू और इसके ऑनर, इसके फाउंडर से जुड़ी ये पूरी कहानी हमने आपके सामने पेश की। और आपको ये कैसा लगा तो आप ये जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।